मैं PS तिवारी, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त सहकारिता, आज आपके सामने वसूली एवं बिक्री अधिकारियों के लिए वसूली की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे वसूली की जाएगी और इस सब संबंध में क्या प्रावधान है और किस तरीके से ये सब अंजाम देना होगा, मैं इसी पर बात करूँगा। और यह टॉपिक उन सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो सहकारिता विभाग में वसूली अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं और जिन्हें ये दायित्व दिया जाता है कि अगर सोसाइटियों के लोन अथवा किसी भी प्रकार की वसूली न हो पा रही हो तो वो वसूली कैसे करेंगे, कौन से प्रावधान सहकारी अधिनियम 1960 और सहकारी नियम 1962 के किस प्रावधान का सहारा लेंगे और क्या क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। मध्य प्रदेश सहकारी अधिनियम की विभिन्न धाराएं आपको देखनी होंगी, जिसमें धारा 64 है, धारा 65 है, धारा 68 है, धारा 84 है, धारा 84 क है और धारा 85 है और धारा 89 है। तो इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के जो उपयोगी नियम हैं वो आपके लिए नियम 55 मुख्य रूप से, नियम 62 से लेकर के नियम 66 तक, 62, 63, 64, 65 और 66, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ख़ास तौर पर धाराएं अपने आप में प्रावधान हैं कि क्या प्रावधान है, किस न्यायालय में कैसे क्या प्रकरण दर्ज करना है। लेकिन मान लीजिए कि विचारण के बाद डिक्री को एग्जीक्यूट करने की, निष्पादित करने की प्रक्रिया क्या है, यह प्रक्रिया विस्तार से सारी प्रक्रिया नियमों में बताई गई है। इसलिए अधिनियम के प्रावधानों के साथ साथ उपयोगी नियमों का भी अवलोकन किया जाना, अध्ययन किया जाना उतना ही आवश्यक होता है। यहाँ हमने जाना कि सहकारी अधिनियम 1960 की धाराएं जैसे 64, 65, 84, 85 और नियम 55 और 66 वसूली और निष्पादन के कानूनी ढांचे को तय करती हैं। इन धाराओं का ज्ञान वसूली और विक्रय अधिकारी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। तो आइए देखें कि वसूली की प्रक्रिया है क्या। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि सोसाइटी तथा उधारकर्ता के मध्य ऋण से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद है और ख़ास तौर पर अगर वह विवाद इस बात से संबंधित है कि जो ऋण दिया गया है वह सही नहीं है, वह इसलिए सही नहीं है कि क्योंकि उसको ऋण ग्रहीता, कथित ऋण ग्रहीता ने प्राप्त नहीं किया है, दस्तावेज सही नहीं हैं और उसमें हस्ताक्षर फर्जी हैं, या किसी भी प्रकार से पार्टीज़ का कुसंयोजन, पक्षकारों का कुसंयोजन कर लिया गया है, किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो उसे विस्तृत विचारण में ही लेकर के प्रकरण का निराकरण किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 64 में ऐसा प्रकरण दायर किया जाएगा। लेकिन इन प्रकरणों में ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो हमको ध्यान देनी चाहिए, और यदि उन बातों में हमने ध्यान नहीं दिया और किसी भी प्रकार की चूक की तो या तो हमारा प्रकरण डिसमिस हो जाएगा, खारिज हो जाएगा और हमारा प्रकरण सफल नहीं हो सकता और वसूली की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसमें सबसे पहले तो जब हम प्रकरण तैयार करते हैं तो उसमें ऋण का पूरा विवरण देते हैं और चूँकि हमको राशि वसूल करनी है तो ऋणी द्वारा धारित अचल संपत्ति भी, क्योंकि उसी के विरुद्ध हमको डिक्री प्राप्त हो सकती है, तो उसकी अचल संपत्ति का पूरा विवरण भी हमें देना होगा। और ऋणी की अचल संपत्ति के साथ साथ चूँकि किसी भी प्रकार के ऋण में हमेशा जमानतदारों की कोलैटरल सिक्योरिटी पर या जमानत पर जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर ऋणी या ऋण ग्रहीता इस ऋण को नहीं चुकाता है तो वे उसे चुकाने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस तरह से जमानतदार भी हर प्रकार के ऋण प्रकरण में रहते हैं, तो उनकी भी ज़मीन और उनके भी पूरे विवरण उसमें प्रकरण में दिया जाना चाहिए। एक बहुत छोटी सी बात इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में जो न्यायालयीन शुल्क है वो भी चस्पा करना अनिवार्य है, क्योंकि यदि न्यायालयीन शुल्क नहीं जमा किया
तो वह तकनीकी त्रुटि के अभाव में खारिज हो सकता है। इसलिए यदि हम प्रकरण में डिक्री चाहते हैं तो हमें इन छोटी बातों का भी ध्यान रखना होगा। सहकारी सोसाइटी के मामले में एक अनिवार्यता और है कि क्योंकि उसका सारा प्रबंधन संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है और किसी भी न्यायालय में प्रकरण दायर करने, उसका बचाव करने, पक्ष समर्थन करने, इन सब का अधिकार संचालक मंडल को होता है। इसलिए संचालक मंडल का एक प्रस्ताव ठहराव रिजोल्यूशन निश्चित रूप से संलग्न किया जाना चाहिए, जो एक तकनीकी आवश्यकता है। इसके अलावा जब हम धारा 84 में संक्षिप्त विचारण कर रहे होते हैं, जिसमें केवल एक नोटिस के बाद ऋण ग्रहीता से साक्ष्य सबूत लेकर के अथवा उसके कथन लेकर के और हम निर्णय करते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हम विहित रीति से, जैसा कि सहकारी अधिनियम और नियमों में प्रावधान किया गया है, उसी रीति से हम नोटिस की तामीली कराएंगे। यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि वसूली में हम सबसे पहला प्रयास करते हैं कि जाकर के लोगों से मुलाकात करें, संपर्क करें, उनको मांग सूचना पत्र तामील कराएं व्यक्तिशः या उनके घर के किसी वयस्क सदस्य पर और उसके हस्ताक्षर प्राप्त करें। और यदि ऐसा करने पर वसूली नहीं आ पाती और प्रकरण में ऋण की राशि कालातीत हो गई है, तो ही किसी न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमेशा हमें यह भी ध्यान देना होगा कि जब हम किसी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हैं और मान लीजिए पहले तो मूल ऋणी के विरुद्ध करेंगे और उसके जमानतदारों के विरुद्ध करेंगे, लेकिन यदि मूल ऋणी की किन्हीं कारणों से मृत्यु हो चुकी है तो फिर उसके वैध उत्तराधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करेंगे, अथवा प्रकरण के विचारण के दौरान भी अगर किन्हीं कारणों से या किन्हीं परिस्थितियों में ऋणी की मृत्यु हो जाती है तो भी बीच में भी उनके वैध उत्तराधिकारियों को प्रकरण में सीन पर लाया जा सकता है और उन्हें पक्षकार बना करके उनके विरुद्ध नियमानुसार डिक्री प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान देने की बात है कि यदि ऋणी पक्षकार कोई शासकीय कर्मचारी है तो हम उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारी से पहले से ही इस बात का, इस आशय का प्रमाण पत्र ले लेते हैं कि उनकी जमा नहीं करने की स्थिति में वेतन से काट कर वो राशि सोसाइटी के खाते में जमा कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। तो ऐसे ऋणी के लिए उनके नियोजक के माध्यम से राशि वसूली की जा सकती है। इस भाग में हमने सीखा कि प्रकरण दायर करते समय किन दस्तावेजों, विवरणों और शर्तों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यह भी जाना कि मृत आरणी की संपत्ति या उत्तराधिकारियों से वसूली की प्रक्रिया कैसे होती है। आइए अब अगले मॉड्यूल पर ध्यान दें। धाराओं में पारित डिक्री आदेश की धारा 85 में निष्पादन करके राशि वसूली की जा सकती है। तो इसमें यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि एक्ट में यह प्रावधानित है, सहकारी अधिनियम में यह प्रावधानित है कि रजिस्ट्रार या उनके प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा जारी डिक्री या वसूली प्रमाण पत्र अगर दे दिया गया है तो उसे सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा और उसका निष्पादन भी उसी रीति से किया जाएगा मानो कि वह सिविल न्यायालय या व्यवहार न्यायालय की डिक्री हो। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि राशि की वसूली सिविल न्यायालय के भी माध्यम से की जा सकती है और उसी तरीके से की जा सकती है जिस तरीके से कि सिविल कोर्ट्स ऑर्डर करते हैं, कोई डिक्री करते हैं, उनकी राशि जिस तरीके से वसूल होती है उस तरीके से भी वसूल की जा सकती है। इसके अलावा धारा 85 में, इसी धारा में यह प्रावधान है कि रजिस्ट्रार अथवा उनके द्वारा सशक्त किया गया कोई भी प्राधिकृत अधिकारी का आदेश संपत्ति की कुर्की अथवा नीलामी करके निष्पादित किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि रजिस्ट्रार के कार्यालय में पदस्थ जो वसूली अधिकारी हैं, सामान्यतः वे एक वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं, जिनको अतिरिक्त तहसीलदार की समस्त शक्तियां होती हैं और अतिरिक्त तहसीलदार जिस प्रकार से भू राजस्व बकाया की भांति कोई भी राशि वसूल कर सकते हैं, तत्समय वो उसी प्रकार से न्यायालय भी समझे जाएंगे
और उनको उसी प्रकार की न्यायालयीन शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं और वे राशि की वसूली चल संपत्ति की और अथवा अचल संपत्ति की कुर्की करके या चल संपत्ति और अचल संपत्ति की नीलामी करके वसूल करने का उन्हें अधिकार होगा। अब बस इतना ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि अगर मान लीजिए इन 3 वसूली माध्यमों में से यदि कलेक्टर के माध्यम से वसूली का विकल्प चुना जाता है तो जो आवेदन पत्र, जो अनुरोध पत्र कलेक्टर को उक्त राशि की वसूली के लिए भेजा जाता है, वो राशि की डिक्री का आदेश या वसूली का आदेश, उसकी एक प्रति संलग्न करना, हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। और यहाँ एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर अधिकारियों के दिमाग से यह बात उतर जाती है कि यह डिक्री सदा के लिए नहीं होती है, बल्कि इसकी भी एक समय सीमा है। क्योंकि किसी की अचल संपत्ति को विक्रय करना एक थोड़ा सा दीर्घकालिक प्रक्रिया है, इसलिए इसकी समय सीमा आदेश दिनांक से 5 वर्ष की रखी गई है। हमने समझा कि रजिस्ट्रार द्वारा जारी डिक्री को सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह निष्पादित किया जाता है। यह भी जाना कि निष्पादन प्रक्रिया भूमि राजस्व नियमों के अंतर्गत होती है और 5 वर्ष की समय सीमा में पूरी करनी होती है। आइए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। विक्रय की प्रक्रिया फंडामेंटल रूल्स के तहत एक समान ही सारे नियमों में होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ा सा एक बहुत छोटी सी चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने की है कि मान लीजिए जयपत्रधारी अगर धारा 85 के खंड ग, तात्पर्य है कि पंजीयक के द्वारा सशक्त किए गए वसूली अधिकारी के माध्यम से निष्पादन चाहता है, तो उसे क्षेत्राधिकार रखने वाले वसूली अधिकारी के यहाँ निष्पादन का आवेदन करना होगा। अब मान लीजिए कि उस आदमी ने किन्हीं कारणों से, इस ऋणी ने किन्हीं कारणों से दूसरे जिले में जमीन खरीद ली है या उसका भूमि भवन खासतौर पर भवन दूसरे जिले में है, लेकिन यहाँ पर जमीन पर उन्होंने ऋण लिया है। और अगर कोई दूसरे जिले की भूमि भवन को मान लीजिए विक्रय किया जाता है, तो जहाँ का क्षेत्राधिकार होगा, इस जिले जहाँ डिक्री रहेगी वहाँ के वसूली अधिकारी को आवेदन करना होगा और वहाँ का वसूली अधिकारी इसे उस जिले में भेजेगा जिस जिले में या तो वर्तमान में ऋणी निवास करता है या वर्तमान में उसकी वहाँ पर संपत्ति है। और अगर ऋणी उसी जिले में निवास करता है, उसी जिले में उसकी संपत्ति भी है, तब किसी भी प्रकार से क्षेत्राधिकार का प्रश्न उपस्थित नहीं होता, क्योंकि पूरे जिले पर वसूली अधिकारी का क्षेत्राधिकार होता है। तो यहाँ यह एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है। आवेदन यहाँ भी एक विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए सहकारी अधिनियम में विभिन्न प्रकार के प्रारूपों को पहले से प्रिंट करके मॉडल दे दिया गया है। और यह भी ध्यान रखना है कि न्यायालय में जमा करते समय जब वह आवेदन देगा निष्पादन का, तो डिक्रीधारी उसमें पुनः अपना हस्ताक्षर करेगा उस आवेदन में। यह नहीं सोचकर चलना है कि आवेदन हमने दे दिया, चूँकि डिक्री आदेश में पूर्व से ही न्यायालय का हस्ताक्षर है, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर है, इसलिए पुनः आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। बल्कि पुनः हस्ताक्षर करके और डिक्री संलग्न करके निष्पादन के लिए आवेदन करना होगा। और इतना ही नहीं, डिक्रीधारी को यह भी बताना होगा कि वह चल संपत्ति की कुर्की नीलामी चाहता है या स्थायी संपत्ति की कुर्की नीलामी चाहता है। हालांकि समझाइश ये दी जाती है और प्रथमतः एडवाइजेबल ये होता है कि चूंकि अचल संपत्ति की बिक्री किसी भी पक्षकार को बहुत विपरीत रूप से और बहुत गंभीर रूप से विपरीत रूप से प्रभावित करती है, इसलिए प्रथमतः चल संपत्ति से ही वसूली के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और अगर चल संपत्ति की कुर्की करके अथवा चल संपत्ति की नीलामी करके विक्रय करके अगर संपूर्ण राशि नहीं अदा हो पा रही है, तो ही स्थावर संपत्ति की कुर्की नीलामी के लिए आवेदन करना चाहिए। और तभी वसूली अधिकारी को अथवा विक्री अधिकारी को खास तौर पर पहले प्रयास करना चाहिए चल संपत्ति से, और अगर उससे वसूल नहीं हुआ तब अचल संपत्ति से कुर्की नीलामी
के माध्यम से वसूल किया जाना चाहिए। जब बिक्री अधिकारी कुर्की करेगा अथवा नीलामी भी करेगा तो उस समय वह दोनों पक्षों को सूचना देगा। कई बार हम इस भ्रम में होते हैं कि भाई डिक्रीधारी ने तो हमें दे ही दिया है और या तो उसको पता है हम उसके पक्ष में तो बिक्री कर ही रहे हैं, तो अब डिक्रीधारी को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। थोड़ा सा और विस्तार से बताते हैं कि बिक्री अधिकारी निर्णीत ऋणी की मांग सूचना पत्र सबसे पहले जिसके विरुद्ध निर्णय किया गया है सबसे पहले उसको सूचना पत्र तामील करेगा, क्योंकि अगर वह पुनः हर स्तर पर जब प्रकरण दर्ज नहीं था, जब ऋण राशि कालातीत नहीं हुई थी, वहां से प्रारंभ करके और प्रकरण के विचारण के दौरान भी, निष्पादन के दौरान भी अथवा चल अचल संपत्ति की कुर्की नीलामी के दौरान भी यदि समझाइश से और इसके विपरीत परिणामों से अवगत कराकर निर्णीत ऋणी को यदि उससे राशि की वसूली हो सकती है तो सबसे पहले वही विकल्प आजमाना चाहिए। और इससे इसका मतलब है कि उनको विधिवत सूचना दें, क्योंकि मौखिक सूचना देने पर वह मना भी कर सकते हैं। इसलिए लिखित तौर पर उस रीति से जिस रीति का विवरण सहकारी अधिनियम और नियम में दिया गया है उसी रीति से सूचना देनी चाहिए। और अगर मान लीजिए बिक्री अधिकारी ने समझाइश दी ऋणी को और बताया कि भाई आपकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है और इसके वो विक्रय कर दी जाएगी, तो इसमें यह ध्यान देने की बात है कि जब विक्रय करेंगे तो विक्रय किस स्थान पर करेंगे, वो जहाँ जिस हालत में है वहाँ करेंगे या किसी अन्य स्थान पर ले आके करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर उपज है तो उसको मंडी में ले आके करें या कहीं किसी ऐसे स्थान पर करें जहाँ अधिक से अधिक क्रेता और अधिक से अधिक मूल्य मिल सकता हो, ताकि ऋणी को भी कम से कम नुकसान हो और उसका अधिक से अधिक ऋण अदा हो जाए। तो स्थान का चयन करना होगा, दिनांक तय करना होगा और किस समय उसकी बिक्री की जाएगी यह भी तय करना होगा, और इसकी जानकारी दोनों पक्षों को दी जानी चाहिए। मतलब विक्रय का स्थान, विक्रय का दिनांक और विक्रय के समय की भी जानकारी दोनों पक्षों को दी जानी होगी। मैं पुनः बताना चाहता हूं कि सूचना विहित माध्यम से, विहित रीति से ही दी जाना अनिवार्य है। यदि ऋणी को उसको हैंड टू हैंड उसके हाथ में अगर हम मांग सूचना पत्र या विक्रय सूचना पत्र और सारी ये जो नोटिस है कि कहाँ बेचेंगे, किस दिनांक को बेचेंगे, किस समय को बेचेंगे, तो उसको ये जानकारी दी जानी चाहिए। अगर वह नहीं है तो उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य पर या अगर उसका कोई कार्य प्रतिनिधि है तो उनको भी दी जानी चाहिए, और दोनों ही सूचनाएं इसी रीत से दी जानी चाहिए। पहले मांग सूचना पत्र कि ये स्थिति है, आपकी ज़मीन विक्रय के लिए आवेदन आया है, धारा 85 में इसका निष्पादन होना है, बिक्री अधिकारी मुझे नियुक्त किया गया है या मैं वसूली अधिकारी हूँ, स्वयं बिक्री अधिकारी हूँ, तो आपकी ये संपत्ति अब विक्रय कर दी जाएगी अमुक अमुक स्थान पर, अमुक अमुक दिनांक को, अमुक अमुक समय में, तो आप कृपया सूचित हों। तो ये सूचना दोनों पक्षों को दिया जाना अनिवार्य है। और इसके अलावा सहज गोचर स्थान पर जहां ज़्यादातर लोगों का आवागमन होता हो, जहां लोग यूं भी जान सकें, जिससे कि अधिक से अधिक उस चीज़ का प्रचार हो सके कि हाँ ये जो संपत्ति है या ये जो स्टॉक है, ये जो इन्वेंट्री है, ये जो उपज है, ये चीज़ें विक्रय की जाएंगी, तो ज़्यादातर अधिकांश लोग इस बात को समझ लें। एक छोटी सी चीज़ है जो ध्यान में रखना है कि कई बार समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ समय के महत्व का तात्पर्य यह है कि कोई भी कुर्की अथवा नीलामी ना तो सूर्योदय के पहले होगी और ना ही सूर्यास्त के पश्चात होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नीलामी ना तो सूर्योदय के पहले और ना ही सूर्यास्त के बाद, क्योंकि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद अगर कोई भी नीलामी या विक्रय रखा जाता है तो ये माना जाएगा कि वो प्रक्रिया दूषित है और उसमें कोई न कोई अन्यथा आशय शामिल है। तो इसलिए पारदर्शिता की दृष्टि से ब्रॉड डे लाइट में
ऐसे सामान्य समय में जबकि अधिक से अधिक लोगों का आवागमन होता हो और जबकि वो सहज गोचर भी हो और लोग उपस्थित हों, ऐसी जगहों पर, ऐसे समय पर, ऐसी तारीख में उसका विक्रय किया जाएगा। चल संपत्तियों के लिए यहाँ एक छोटी सी चीज़ और बतानी है कि मान लीजिए 1,00,000 2 लाख की कोई मशीन है या कोई ऐसी चीज़ है कि जो घर के अंदर किसी ऐसे कमरे में रखी है जिसमें कोई महिला निवास करती है। एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पुरुषों के कमरे में तो वसूली अधिकारी बलपूर्वक, तात्पर्य यह है कि पुलिस की सहायता लेकर के कहीं भी घुस सकता है, लेकिन अगर महिलाओं के कमरे में संपत्ति को दुराशय से छिपा दिया गया है या रख दिया गया है, ऐसी जानकारी होगी तो महिला पुलिस के माध्यम से पुलिस थाने में पहले से इसकी सूचना देनी होगी और महिला को उस कमरे से बाहर जाने के लिए अनुरोध करना होगा और महिला के बाहर जाने पर उस संपत्ति को वहाँ से जब्त किया जाएगा और जब्त करके उसे किसी ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहाँ से उसे उस संपत्ति को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इस मॉड्यूल में जाना कि वसूली अधिकारी कुर्की और नीलामी की कार्यवाही से पहले दोनों पक्षों को नोटिस देता है। चरणबद्ध ढंग से संपत्ति की पहचान, मांग सूचना और समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो चल संपत्ति की बिक्री की प्रक्रिया हो अथवा अचल संपत्ति की बिक्री की प्रक्रिया हो, प्रक्रिया लगभग एक समान ही है। लेकिन चल संपत्ति में ऋणी को बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन अचल संपत्ति जैसे मान लीजिए किसी की जमीन है, वह उसकी आय का जरिया है। अगर किसी का मकान है तो उस मकान में वह निरंतरता से निवास करता है, इसलिए जब इसकी बिक्री की जाएगी तब इन सारे प्रावधानों को विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है कि मांग सूचना पत्र, जैसा मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपके मन में बिठाने का प्रयास कर रहा हूं कि मांग सूचना पत्र और विक्रय सूचना पत्र व्यक्ति को व्यक्तिशः या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को तामील करना चाहिए। पेपर में जाहिर सूचना निकाली जानी चाहिए। सहकारी न्यायालय में, सहकारिता विभाग के कार्यालय में, सोसाइटी कार्यालय में, बैंक कार्यालय में, किसी भी पब्लिक प्लेस पर, सहज गोचर स्थान पर ये सारी सूचना चिपकाई जाएगी। और ख़ास बात यह है कि उसमें सारा विवरण होगा कि कितनी रकम थी मूल, कितना ब्याज था, उसमें कितना खर्चा हुआ, यहाँ तक कि अगर अधिकारी कर्मचारी वसूली के लिए आए गए हैं तो उसमें कुल व्यय कितना हुआ, वह सब जोड़ करके राशि को दर्शाना होगा और ऐसी सूचना दी जाएगी। और ऐसी सूचना के लिए डोंडी भी पिटवाई जाएगी अथवा कोटवार या अन्य किसी के माध्यम से जोर जोर से पुकार लगा करके कि भाई अमुक अमुक की संपत्ति है, अमुक अमुक दिनांक को, अमुक अमुक समय पर, अमुक अमुक स्थान पर इस संपत्ति का विक्रय किया जाएगा और इच्छुक क्रेता वहाँ पर उपस्थित हों और जितनी राशि होगी तो उस राशि की वसूली की जाएगी। तो ये सूचना उनको दी जाना अनिवार्य है। जैसा मैंने बताया कि विक्रय की घोषणा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कार्यालय में, तहसील कार्यालय में विक्रय की नियत दिनांक से कम 30 दिन पूर्व चिपकाया जाएगा। इसका मतलब है कि जिस दिन विक्रय की नोटिस जारी की जाएगी उसके 30 दिन के पहले नहीं बेचना है और इसकी डोंडी भी पिटवाना है उस पूरे इलाके में, ताकि सबको पता लगे। और जयपत्रधारी से यह अपेक्षा करनी है कि आप इसकी सूचना पेपरों में भी छपवा दें, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति की एक अचल संपत्ति का विक्रय करना चाहते हैं। यहां हमने जाना कि संपत्ति विक्रय के लिए सूचना पत्र में खसरा नंबर, सीमाएं, बकाया राशि आदि का विवरण दिया जाता है। सूचना के प्रचार के लिए डोंडी पिटवाना, कार्यालयों में चिपकाना
और समाचार पत्र में विज्ञापन देना जरूरी होता है। अब चलते हैं अंतिम मॉड्यूल की ओर। विक्रय सूचना में आवश्यक विवरण क्या क्या हैं? तो मैं आपको बता दूं कि उसमें विक्रय की जाने वाली संपत्ति और उसकी चौहद्दी मतलब सीमाएं, उसका खसरा नंबर, और उस पर कोई भार है तो वह भार कि जिसके लिए संपत्ति दायी हो, वह धनराशि जिसकी वसूली के लिए बिक्री की आज्ञा दी गई है, और अन्य वो सभी बातें जिससे संपत्ति का प्रचार प्रसार हो और उसका सही मूल्य निर्धारण हो सके। और इस दृष्टि से क्रेता जो संभावित क्रेता है उसको भी इसकी पूरी जानकारी बिक्री अधिकारी प्रदान करेगा। बिक्री का स्थान तो मैंने पहले ही कहा, आवागमन का कोई भी समीपवर्ती प्रमुख स्थान होगा। और एक तरीका और है कि आजकल शासन के द्वारा बड़ी बड़ी संपत्तियों के विक्रय के लिए पोर्टल भी बनाया गया है, तो उस पोर्टल में भी पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय की कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर छोटी संपत्ति है तो वहाँ जाकर के भी, दूरस्थ इलाकों की संपत्ति है तो जैसा मैंने बताया उस तरीके से भी विक्रय किया जा सकता है। और जब नीलामी में विक्रय किया जाएगा तो अचल संपत्ति के मूल्य के 25% के बराबर जो अधिकतम बोली वाला क्रेता होगा उनको राशि जमा करना पड़ेगा। और अगर वो 25% राशि नहीं चुकाते तो फिर पुनः नीलाम किया जाएगा। और लेकिन अगर पुनः नीलाम करनी है तो पुनः 30 दिन के लिए नोटिस जारी करनी आवश्यक है। और शेष क्रय राशि का, मान लीजिए कि क्रेता ने 25% का भुगतान कर दिया तो उसको शेष राशि का भुगतान 15 दिन के भीतर करना होगा। और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, लेकिन लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यदि वह राशि नहीं जमा कर पा रहा है तो विक्रय अधिकारी उसे 30 दिन तक का समय दे सकता है। मतलब 30 दिन तक वह अवधि बढ़ाई जा सकती है और तब तक वह पूरी राशि जमा करेगा। और इस अवधि में भी अगर भुगतान नहीं होता तो जो 25% राशि उसने पहले जमा की है क्रेता ने, उसमें से सारे खर्चे काट कर और शेष राशि राज्य शासन के पक्ष में राजसात कर ली जाएगी। और क्रेता को उस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा और शेष राशि के लिए पुनः बिक्री की जाएगी। और जिस आदमी ने 25% जमा भी किया है उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि कोई भी क्रेता, या आप इस बात का ध्यान रखें जब आप बिक्री अधिकारी हैं, कि कोई भी क्रेता यदि उसको अंतिम बोली लगाता है तो वह पहले तो 25% जमा करे और उसके बाद संपूर्ण राशि 15 दिन में और अधिकतम 1 माह के भीतर जमा करे। और अगर इस अवधि में नहीं जमा करता तो उसके राशि में से सारे खर्चों की राशि काट ली जाएगी और उसका सारा अधिकार समाप्त हो जाएगा और संपत्ति की पुनः बिक्री कर दी जाएगी। यहाँ एक छोटी सी चीज़ और भी ध्यान में रखने की है कि यदि आपने मान लीजिए किसी संपत्ति को विक्रय के लिए दिनांक, समय, स्थान सब आपने कर दिया और हमारी जानकारी के अतिरिक्त भी कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित हो जाता है जो ये कहता है कि साहब इस संपत्ति में तो हमारा भी अधिकार है, तो अगर ऐसे लोग पूरी राशि आकर के संपत्ति में हित रखने वाला व्यक्ति पूरी राशि जमा कर देता है तो उस संपत्ति को छोड़ा जाएगा। और उसके लिए भी प्रक्रिया क्या है कि यदि संपत्ति विक्रय कर दी गई तो ऋणी या कोई भी हितबद्ध व्यक्ति अगर 5% की राशि तत्काल आकर के जमा कर दे तो वो विक्रय को निरस्त करने के लिए आवेदन करेगा। और 30 दिन के विक्रय दिनांक से 30 दिन के भीतर जितनी भी मांग राशि है, जैसा मैंने कहा मूलधन, ब्याज, दंड ब्याज, सारे हर्जे खर्चे, सारे भत्ते, सारी चीज़ें, सारी राशि अगर वो जमा कर देता है तो जो संपत्ति है वो छोड़ दी जाएगी। लेकिन अब अगर इसमें भी एक मुख्य बात यह है याद रखने की, अगर एक से अधिक पक्षकार हैं तो जो सबसे पहले पूरी राशि जमा करेगा तो उसके पक्ष में छोड़ दिया जाएगा विक्रय को। और अगर नीलामी के 30 दिन के भीतर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता और क्रेता के द्वारा भी 30 दिन के भीतर सारी राशि जमा कर दी जाती है तो चाहे भले ही उस ज़मीन में कोई भी हितबद्ध पक्षकार रहा हो, लेकिन उसका फिर कोई अधिकार नहीं होगा। और बाद में अगर कोई आवेदन आता है या नियमानुसार राशियां जमा किए बगैर आवेदन आता है
तो आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और नीलामी की पुष्टि कर दी जाएगी। अंतिम मॉड्यूल में हमने सीखा कि विक्रय सूचना में संपत्ति से जुड़े सभी भार, देय राशि, भुगतान की शर्तें और नीलामी की तारीख शामिल होती है। यह भी जाना कि यदि तय समय में भुगतान नहीं होता तो विक्रय रद्द कर पुनः सूचना जारी करके प्रक्रिया दोहराई जाती है। अब हम बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। इस पाठ्यक्रम में हमने सहकारी ऋण वसूली और संपत्ति निष्पादन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल भाषा में जाना। शुरुआत में ऋणों को कृषि, अकृषि, विवादित और अविवादित वर्गों में बांटने की प्रक्रिया समझी। सहकारी अधिनियम की प्रमुख धाराएं जैसे धारा 84, 85 और नियम 55 व 66 जो वसूली और निष्पादन का कानूनी आधार तय करती हैं, उन पर चर्चा की। वसूली आवेदन में जरूरी दस्तावेज, मृत ऋणी की संपत्ति से वसूली और उत्तराधिकार से संबंधित बातें समझी। धारा 84/84 के तहत वसूली और कुर्की की प्रक्रिया तथा धारा 85 के अंतर्गत डिक्री के निष्पादन की समय सीमा जानी। निष्पादन प्रक्रिया हेतु 3 विकल्प, न्यायालय, कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी के चयन की विधि सीखी। विक्रय अधिकारी द्वारा कुर्की नीलामी से पहले दी जाने वाली सूचना और नोटिस की प्रक्रिया समझी। स्थावर संपत्ति के विक्रय में सूचना पत्र तैयार करने और प्रचार के नियम 66 पर ध्यान दिया। विक्रय सूचना में संपत्ति विवरण, भुगतान शर्तें और नीलामी तिथि की जानकारी कैसे दी जाती है, यह जाना। इस प्रशिक्षण के बाद आप ऋण वसूली और निष्पादन प्रक्रिया को कानूनी रूप से अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम होंगे। अब आइए अंतिम प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे।